बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर शक्की मिजाज था, इसलिए मुझे कमरे में बंद करके चला जाता। लेकिन शौहर को मालूम नहीं था कि उसका मुझे कमरे में बंद करना कितना फ़ायदा दे रहा था, क्योंकि इस कमरे में शौहर का पागल भांजा और वो मैं ज़ारो-कतार रो रही थी और मेरा शौहर सर पकड़े बैठा था। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे भांजे ने बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और तुम ही इस बात के ज़िम्मेदार हो। मेरे शौहर का पागल भांजा एक कोने में बैठा मेरी बिखरी हालत देखकर मेरा शौहर अपने बाल नोचने लगा। मैंने कहा, तुम्हारे शक ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा फैज़। तुम इसे पागल बच्चा समझकर मेरी रखवाली के लिए इस कमरे में बंद करके जाते थे ना, कि जैसे मैं बदकार थी और ये मेरी हिफाजत करेगा। कैसी हिफाजत की है इसने मेरी, मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। फैज़ का पागल भांजा झूठ बोल रहा था। कहने लगा, मामू मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, मामी झूठ बोल रही हैं। मैंने इसके कपड़े नहीं फाड़े और ये खुद ही मेरे पास। इसकी बात यहाँ तक पहुँची ही थी तो मैं यासर को खूनख्वार नज़रों से देखा और चला के बोली, मैंने कहा, अगर तुमने अब कोई झूठी बकवास फैज़ के सामने की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी और ख़ुद को भी ख़त्म कर लूँगी। वो रोते हुए इस कमरे से बाहर निकल गया। मेरा शौहर गुस्से से भरा हुआ था। एकदम से अपनी सुर्ख होती आंखों से यासर को बाहर जाते देखा और उठकर खुद भी कमरे से बाहर निकल गया और फिर यासर के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मेरा शौहर उसे मार रहा था। मेरा शौहर मुझ पर बहुत शक करता था और अब तो इसके शक की हद ये थी कि मुझे कमरे में बंद करके अपने पागल भांजे को मेरे साथ कमरे में बंद कर देता, और मुझे इस पर एतबार नहीं था। पहले पहल तो मुझे इसके इस पागल भांजे की नज़र खुद पर चमकती हुई महसूस होने लगी। वो नीम पागल सा लड़का था, इसलिए बस वही करता जो मेरा शौहर उसे कह कर जाता और वो एक टाइम तक मुझे देखता रहता। मेरे और इसके अलावा दूसरा कोई कमरे में ना था। बस खाने पीने की एशिया मेरे पास मौजूद होती तो इसके इस तरह से देखने पर मैं इसे गुस्से से घूरती डांटती। मामू ने कहा है कि तुम पर नज़र रखूं। मैं इसकी बात सुनकर बीचोताब खाकर रह जाती। पहले पहले इसकी नज़रें मुझे उलझाने लगती थी, लेकिन फिर आस्ता आस्ता मैं भी इसे देखने लगी। और वो 20 साल का नौजवान। फिर ये भी सच है कि जहाँ एक मर्द औरत होता है वहाँ तीसरा शैतान होता है। वो लड़का बेशक आधा दिमाग रखता था, एक जवान लड़का। हर वक्त इसको मुझे देखता रहता। शायद इसके जज्बात मेरे लिए बदल चुके थे। एक दिन इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती, मेरी जल्द शादी होने की वजह मेरी गुर्बत और फैज़ की दौलत थी। मेरी कहानी कोई अनोखी नहीं थी या कोई ख़ास हरगिज़ नहीं थी। वही आम सी कहानी कि गुर्बत और जेज़ ना होने की बिना पर माँ बाप अक्सर खूबसूरत और कम उम्र बेटियों को भी अमीर बड़ों से ब्याह देती, और ये जाने बगैर इसकी बेटी इसके साथ रहना भी चाहती है कि नहीं। मुझसे भी कुछ नहीं पूछा गया। बस एक दिन अब्बा घर आए तो बहुत खुश थे। हम 7 बहनें थीं और मैं सबसे बड़ी। मेरी उम्र 20 साल थी। अब्बा ने अपनी जेब से पैसे निकालकर अम्मा को दिए। कहने लगे, ज़हरा के लिए शादी का जोड़ा ले आना, कल इसका निकाह है। मैं ये सुनकर हैरान हुई। अब्बा की जेब पैसों से भरी देखकर समझ गई ये पैसे भी उसी शख्स ने दिए होंगे जिससे मेरे बाप ने मेरा रिश्ता किया। मेरे बाप के घर में मुझे बस 2 वक्त की रोटी मिलती थी और मैं ये जानती थी कि जहाँ मेरा बाप चाहेगा मुझे वहीं रुखसत होकर जाना होगा। अगले रोज़ बस मेरा निकाह करके रुखसत कर दिया गया। जब मैंने पहली बार निकाह के बाद अपने शौहर की तरफ देखा तो मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। वो 40 से भी ज़्यादा उम्र का एक बदसूरत सा शख्स था। हजार जब्त के बावजूद मेरे आंसू झलक पड़े। वो मुझे हरगिज़ भी पसंद न था। शादी की रात मैं अपने कमरे में बुझे दिल से बैठी थी। जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, मैंने एक नज़र भी उठाकर देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं रुखसती के वक्त फैज़ को देख चुकी थी। घूंघट से मेरा आधा चेहरा छुपा हुआ था। जब फैज़ मेरे सामने बैठा और एकदम मेरा घूंघट उठाकर मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया, ये एक ऐसा अमल था कि मैं एकदम से तजब्जुब सी होगी।
मैंने बर्जिस्ता सामने देखा तो वो फैज़ नहीं बल्कि यासर था। मुझे देखकर किसी बच्चे की तरह मुस्कुरा रहा था, फिर तालियां मारने लगा। मामू की दुल्हन गोरी है, प्यारी है, मुझे भी ऐसी ही दुल्हन चाहिए। मैं इस पागल को देखकर फौरन पीछे हटी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी वो 20 साल का लड़का ऐसी भी हरकत कर सकता है। इसी वक्त फैज़ अंदर दाखिल हुआ और यासा से कहने लगा कि वो कमरे से बाहर जाए, और वो मुझे देखते हुए यूं खुश था जैसे मैं इसकी दुल्हन हूँ। फैज़ ने यासर को कमरे से निकाला और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो अंदर आते ही मुझे कहने लगा, ये इसका भांजा है, इसका दिमाग आधा है, बिल्कुल 10 साल के बच्चे जितना, इसलिए ये तुम्हें देखकर यूं खुश हो रहा है। तुम्हें इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल बेज़रर सा है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर मेरे पास बैठा रहा, फिर मुझे रुमानी सी अंगूठी पहनाई और कुछ देर मेरी तारीफ़ की, जो मुझे इसके मुंह से ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे अपना सफ़ेद मोमन हाथ इस शख्स के हाथों में बहुत बुरा लग रहा था। मैं इस वक्त ये सोच रही थी कि मुझे रात भर एक अजियत में गुजारनी पड़ेगी। मगर वो मुझसे कहने लगा कि मैं अपना लिबास तब्दील करके सो जाऊं। ये कह के उसने तकिया उठाया और सोफे पर रख कर लेट गया। मैं इसे हैरत से देखती ही रह गई थी। मैं एक बेहद हसीन लड़की थी और इस वक्त इस शख्स के निकाह में थी, दुल्हन बनी सजी संवरी हुई थी। भला कैसे कोई मर्द इस रात अपनी बीवी से दूरी इख्तियार कर सकता है, जबकि वो मुझसे अपनी पसंदीदगी का इजहार भी कर चुका था। बहरहाल मैंने अपने जहन को झटका और अपना लिबास तब्दील करके सो गई। ऐसा एक रात ही नहीं हुआ था। मुझसे नॉर्मल इंसानों की तरह बातचीत करते थे फैज़, बस मेरे करीब आने की उन्होंने अभी तक कोई कोशिश नहीं की थी। लेकिन चंद दिन बाद ही जो तरीका कार फैज़ ने अपनाया, मैं देख के शश रह गई थी। जब घर में आते आज फिर फैज़ ने घर आते ही पूरे घर की तलाशी ली थी। एक औरत के लिए ये बात बहुत अजियतनाक होती है कि इसके किरदार पर उसका शौहर हर वक्त शक करता है, और न जाने फैज़ को क्यों ये लगता कि मैं बदकिरदार हूँ। शायद इसकी वजह यह थी कि मैं कम उम्र और बेहद खूबसूरत थी, और वो एक सांवले रंगत और भद्दे नए नक्श का मालिक एक 40 साल का मर्द था। शायद वो मुकम्मल नहीं था। जब से मेरी शादी हुई थी वो एक बार भी मेरे करीब ना आया। अक्सर ऐसे मर्द एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और फिर शक अपनी ही बीवी पर करते रहते हैं कि शायद औरत ऐसे शौहर के साथ गुजारा नहीं कर सकती। फैज़ भी ऐसा ही था। घर आते पूरे घर की तलाशी लेता, फिर मुझे गौर से देखने लगता, फिर अपने पागल भांजे से पूछता कि मेरे पीछे कोई आया था कि नहीं। वो भी लड़का अक्ल के एतबार से 10 साल का बच्चा था, इसलिए किसी अंदाज से जवाब भी दे देता, नहीं मामू, कोई नहीं आया था, मैं तो हर वक्त सेन में ही बैठा रहता हूँ, मैं गेट को देखता रहता हूँ। फिर जाके फैज़ को यकीन आता। मेरे लिए अब यह बात बेमानी सी हो चुकी थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरा शौहर मुझ पर शक करता है। मुझे इस बात पे डरना या घबराना चाहिए था या नहीं। औरत कसूरवार ना भी हो तो शक्की शौहर के शक से डरती और घबराती रहती है कि कहीं इसके शक की वजह से इसका घर ही ना उजड़ जाए। लेकिन मुझे डर बिल्कुल भी नहीं था। इसकी वजह शायद ये थी कि मुझे अपने शौहर से ज़रा भी मोहब्बत और लगाव नहीं था। मुझे इससे नफ़रत सी महसूस होती थी। मैं दिल में इस बात पर भी शुक्र अदा करती कि वो ऐसा है, मेरे पास नहीं आता। मैं इसे एक नज़र भी देखना नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो मुझे शक की बिना पर छोड़ दे। मेरा शौहर 240 गज़ के डबल स्टोरी बने घर का मालिक था, यहाँ इसके अलावा सिर्फ इसका एक भांजा रहता था जो नीम पागल था, हर वक्त खिलौनों से खेलता रहता, या फिर वही करता जो फैज़ इसे कहता। यासर को अपने मामू से बहुत लगाव था। फैज़ के माँ बाप हयात ना थे। एक बहन थी, वो भी एक्सीडेंट में शौहर के साथ दम तोड़ गई। इसके बाद यासर की दिमागी हालत ख़राब हो चुकी थी। वो इस वक्त 10 साल का था और इसका जहन वहीं पर जा रुक गया। वो अब भी खुद को 10 साल का ही समझता था। फैज़ चाहता तो ऊपर की मंजिल को किराए पे चढ़ा सकता था, लेकिन इसकी शक्की मजाज तबीयत की वजह से उसने ऊपर वाली मंजिल पर ताला लगा के रखा था।
घर के सारे काम मेरे ज़िम्मे थे। वो खुद जब भी काम पर जाता, घर के बाहर ताला लगा कर जाता और घर आते ही घर की तलाशी लेने लगता। वक्त यूं ही गुजर रहा था। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग सी हो चुकी थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ फैज़ था। मेरी शादी को अभी चंद माह ही हुए थे कि एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी, जब यासर मेरे पास किचन में आ गया और कहने लगा, मामी मुझे पास्ता खाना है, मुझे पास्ता बना के दो। मैंने कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, यहाँ से जाओ, मुझे काम करने दो। मेरे सख्त लहजे पे वो खुद अपने लिए पास्ता बनाने लगा। इसने जैसे ही मैक्रोनी बॉयल करके बिना कपड़े के देचकी उतारने की कोशिश की तो इसका हाथ जल गया और सारी मैक्रोनी ज़मीन पर गिर गई। इत्तेफाक था कि मैं अभी खाना बनाकर किचन से ही बाहर निकली थी। वो अब बाँ बाँ करके रो रहा था, जल गया, मर गया, मेरा हाथ जल गया, मामी जल्दी आओ। मैं इस लड़के की हरकतों से आजिज़ आ चुकी थी। उम्र में भी ये मुझसे शायद 1 ही साल छोटा होगा, लेकिन किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। मैं जब किचन में आई तो वो भागकर मेरे पास आया और मेरे गले लग गया। मम्मी मेरा हाथ जल गया। मेरे साथ ऐसे लगा किसी बच्चे की तरह रो रहा था। मैंने फ़ौरन इसे खुद से दूर किया और इसे 2 कदम पीछे हट गई। वो इस वक्त डरा हुआ था। अपने दोनों हाथों की हथेलियाँ मेरे सामने की। इसके हाथों की उंगलियाँ वाकई सुर्ख हो रही थी और वो रो भी बहुत रहा था। मैंने इसके हाथ पर दवा लगाई, फिर उसे पास्ता बनाकर भी दिया, लेकिन इसके बाद वो मेरे साथ अपने बचपने में ऐसी हरकतें करता जाता जो मेरे दिल को एक अजीब सी लहजे में धड़कना लगता। कभी मेरे हाथ की बिरयानी खाता तो कभी मेरा हाथ पकड़कर चूम लेता। आप बहुत मज़े का खाना बनाती हैं, मेरी अम्मी भी ऐसा ही खाना बनाती थी। दिन भर वो मेरे साथ ही घर में होता। मैं इससे जितना दूर रहने की कोशिश करती, वो कोई ना कोई ऐसी बात कर जाता कि मैं सोचने में मजबूर हो जाती। कभी कहता, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आप, मेरी दुल्हन अपनी जैसी ही होनी चाहिए, मुझे आप जैसी ही दुल्हन चाहिए। मैं इसकी बातों को जितना इग्नोर करने की कोशिश करती, वो उतना ही मुझसे इस किस्म की बातें करने लगता था। अब मैं इसे डांट दिया करती। एक बार वो मेरे कमरे में आ गया, मुझसे कहता, नई दुल्हन हो तो तैयार क्यों नहीं होती। मैंने कहा, मुझे परेशान मत करो, तुम्हारे मामू पहले ही शक मिजाज हैं, घर आकर तलाशी लेता है। क्यों तुम मेरी ज़िंदगी को मज़ीद जहन्नम बनाना चाहते हो। मेरी बात सुनकर वो माथे पे त्योरियां चढ़ाए कमरे से बाहर निकल गया। इसके बाद वो मुझे देखकर माथे पर त्योरी ही चढ़ा लेता। कहता, तुम गंदी हो, मुझे डांटती हो। मैं इन दिनों बहुत उलझी हुई थी। मेरा शौहर मेरे काबिल न था और ना ही मुझे पसंद था। इस पर यासर की गुर्बत अब मुझे मज़ीद परेशान करने लगी। ये दोनों बातें ही मेरे लिए मुश्किल का बायस बनी हुई थी कि इस बार मेरे लिए एक नई परेशानी खड़ी हो गई थी। फैज़ ने घर के कामकाज के लिए मुझे कोई मुलाजमा भी नहीं रख कर दी थी, क्योंकि वो सुबह घर के बाहर ताला लगा कर जाता। एक बार मैं धुले कपड़े छत पर फैलाने गई थी। एक नौजवान सामने बराबर वाली छत पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। मुझे देखकर वो नज़रें ही पलटना भूल गया, हालांकि वो खुद भी बिलाशुबा एक हसीन नौजवान था। एक पल को तो मैं भी इसे देखती रह गई, लेकिन मैं फ़ौरन नज़रें बदल गई। मैंने जल्दी से कपड़े फैलाए और छत से नीचे उतर आई। लेकिन पहली बार मुझे लगा कि दिल बेख्तियार हुआ हो। वो शख्स ही ऐसा था, किसी की भी नींदें उड़ा सकता था, और मैं शायद थी भी हुस्न परस्त। बहरहाल इस रात मैं ठीक से सो न पाई। बार बार मुझे इसका ख्याल आता रहा। अगले रोज़ मैं इसी वक्त छत पर चली गई, सूखे कपड़े उतारने के बहाने। वो आज शायद मेरा ही मुंतज़र खड़ा था। मैंने चोर नज़रों से उसे देखा, लेकिन जो कि वो मुझे ही देख रहा था, इसलिए मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं कुछ गड़बड़ा सी गई और नीचे वापस आ गई। मेरा शौहर पहले ही शकी मिजाज था। अगर इसको देख लेता तो न जाने क्या सोचता, लेकिन इसके बावजूद एक वाक़या ऐसा हुआ जिसने मेरा दिल दहला दिया। शाम के वक्त यासर अपने कमरे में चला गया। मैं सब काम ख़त्म कर चुकी थी। मैं सेन में बैठी चाय पी रही थी जब एक रुक्का सहन में मेरी कुर्सी के पास गिरा। मैं चौंक कर दाएं बाएं देखा तो वही शख्स छत पर खड़ा था। मुझे हैरत का झटका लगा, क्या इस शख्स की छत से हमारा सेहन भी साफ नजर आता है। उस शख्स ने पहले मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर मुस्कुराकर अपनी आंख के इशारे से ख़त की तरफ इशारा करने लगा। मैं बुरी तरह घबराई हुई थी। मैंने वो ख़त पकड़ा और खोल कर पढ़ने लगी।
اس پر اس شخص نے اپنی محبت کے بے باک سا اظہار کیا تھا، میری تعریف کی تھی۔ میں نے فوراً اسے حیران کر دیا، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ہی وہ خط پھاڑ دیا اور کچرے دان میں ڈال دیا۔ یہ دیکھ کے وہ لڑکا وہیں پہ لوٹ گیا۔ میرا دل اتنی زور سے تڑک رہا تھا جیسے ابھی شگاف کر کے باہر نکل آئے گا۔ جب میرا شوہر گھر آیا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ کھانا کھاتے ہی سونے چلا گیا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو مجھے اپنا شوہر پسند نہیں تھا۔ اس پر وہ میری خواہش کو پورا کرنے کے قابل بھی نہیں تھا، اور جو باتیں ایک عورت اپنے شوہر سے سننے کی خواہشمند تھی، وہ باتیں اس خط میں تھیں۔ وہ باتیں اس خط میں اس لڑکے نے لکھی تھی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ یہ سچ تھا کہ اس شخص کے حسین چہرے اور اس کی دلفریب باتوں نے میری نیند اور ہوش دونوں اڑا کے رکھ دیے تھے۔ میں چپکے سے کمرے سے باہر نکلی اور صحن میں آ گئی۔ اس وقت صحن میں ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا جس کی روشنی مدھم سی لگ رہی تھی۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوئی۔ میں نے اب تک ایسا کچھ نہیں کیا تھا کہ میرا شوہر مجھ پر شک کرتا اور مجھے اس بات پر خوف محسوس ہوتا کہ گھر کی تلاشی لیتا، لیکن آج میں چوری چھپے وہ دوبارہ پڑھنے لگی تھی۔ میں نے اس کچرے کے ڈبے سے اس خط کے ٹکڑے نکالے۔ میں نے اس کے بس میں 2 ٹکڑے کیے تھے، اس لیے اسے جوڑ کر پڑھنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ پہلے تو میں نے وہ خط عجلت میں پڑھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ شخص سامنے کھڑا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اس بار اس خط کو ایک ایک حرف میں نے دل کی زبان سے پڑھ رہی تھی۔ اس نے میرے حسن کو زبان دی تھی، اپنے دل کی کیفیت کا اظہار کیا جو اس وقت مجھے بہکانے لگا تھا، لیکن رات کے اس پہر تنہائی میں اچھا لگ رہا تھا، جیسے میں ان لفظوں میں کھو سی گئی تھی۔ جب کسی نے مجھے عقب سے اپنے حصار میں لیا اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، میرا دل تو یوں تھا جیسے تھم گیا ہو۔ کیا میرا شوہر؟ میں تو بری طرح پکڑی گئی۔ مجھے لگا کیا وہ میرے ہاتھ سے خط چھین لے گا اور میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرے گا، لیکن وہ تو میرے کان کے پاس میرے ساتھ وہی باتیں کر رہا تھا جو خط میں لکھی تھی۔ تو یہ وہ لڑکا تھا۔ میری یہ حالت تھی کہ خوف کے مارے بے ہوش ہی ہو جاؤں۔ وہ کہنے لگا، مجھے معلوم تھا کہ تم رات کو یہاں ضرور آؤ گی اور میرا خط دوبارہ پڑھو گی۔ میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے زندگی دیکھ چکا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو جس محبت میں بے چین ہوں وہ تمہیں چین سے رہنے دے گی؟ اس سے پہلے کہ وہ اسی بے خودی میں آگے بڑھتا، میں نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوا لیا اور اس سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میرا شوہر اٹھ جائے گا۔ کہنے لگا، ایسے کیسے چلا جاؤں؟ تمہارے حسن نے میری نیندیں اڑا دی ہیں، مجھے محبت میں اور آزماؤ مت۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ وہ یہاں سے چلا جائے، میرا شوہر بہت شکی ہے۔ وہ کہنے لگا، اگر میں اسے اگلے روز چھت پر ملنے کا وعدہ کروں تو وہ جائے گا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا اور واپس چلا گیا۔ ابھی اسے گئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرا شوہر بہت گھبرایا ہو باہر آیا۔ میرے ہاتھ میں خط ابھی موجود تھا۔ میں نے اسے دیکھتے موڑ کر کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا۔ بدحواس اس وقت میں بھی بہت تھی۔ اگر وہ کچھ دیر پہلے یہاں ہوتا تو یقیناً مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا۔ مجھے دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے جلدی سے اپنے چہرے پر آنے والے پسینے کو صاف کیا۔ میں نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے اندر کمرے میں گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے کہنے لگا، میں اپنا کمرہ خالی دیکھ کر گھبرا گیا تھا، نہ جانے تم کہاں چلی گئی۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ میں ڈر کے مارے فیض کے گلے لگ کے رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، کیا تمہاری طبیعت خراب ہے سارا؟ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں تمہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا، مجھے کمرے میں بٹھا کر ایک گلاس پانی لا کر دیا۔ پانی پینے کے بعد میری طبیعت کچھ سنبھلی تھی۔ وہ کہنے لگا، اس کمرے کا اے سی خراب ہے، میں کل ہی ٹھیک کروا دوں گا، پھر تمہیں گرمی کی وجہ سے گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کے وہ اپنی جگہ لیٹ کر سو گیا۔ میں بہت دیر تک اسے صوفے پر لیٹا دیکھی رہی۔ پہلی بار میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ فیض مجھے اپنی محبت سے نوازتا تاکہ میں کسی اور کی طرف نہ دیکھوں۔ میں بری لڑکی نہیں تھی۔ میں اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ میں نے اسے جگایا۔ میں نے کہا، آپ مجھ سے دور کیوں رہتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، تم میری مجبوری کو سمجھ سکتی ہو، میں اپنے لفظوں میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا، پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، یہاں تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ملے گی، بس سوائے ایک کمی کے، دوبارہ یہ بات مت کہنا۔
اگلے روز میں سوچ چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے روز میں تیار ہو کر فیض نے مجھے تیار دیکھا تو مجھ پر غصہ کرنے لگے۔ صحن سے انہیں آج وہ لڑکا بھی اپنی چھت پر کھڑا ہمارے صحن میں جھانکتا ہوا نظر آ گیا۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور اپنے بانجے کو میری رکھوالی کے لیے اسی کمرے میں بند کر دیا۔ وہ کم ذہن سا لڑکا، اسے میں پہلے ہی بہت پسند تھی اور اب تو ماموں کی طرف سے بھی اجازت نامہ مل چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھتا ہی رہتا۔ مجھے اس کا یوں کسی حوالدار کی طرح دیکھنا بہت برا لگتا تھا۔ میں نے اسے گھورا تو بدلے میں وہ مجھے گھورنے لگا، کہنے لگا، مامی کی بچی چپ چاپ بیٹھی رہو، ماموں کو بول دوں گا کہ تم مجھے گھورتی ہو۔ ماموں نے مجھے تمہاری رکھوالی کا کہا ہے۔ وہ کسی بچے کی طرح ہی رد عمل کر رہا تھا، جیسے اسی کام پر مأمور کیا ہو۔ 2 دن سے یہی تماشا چل رہا تھا۔ پھر میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا۔ فیض کے آنے سے پہلے میں نے اپنے بازو سے اپنی قمیض کو پھاڑ دیا، اپنے بال بھی بری طرح بکھیر دیے۔ یاسر یہ سب دیکھ کر بڑے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر میں نے دیوار سے اپنا سر دے مارا، خود کو بھی زخمی کر لیا۔ یوں زخمی دیکھ کر یاسر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، مامی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ یہ کیوں کر رہی ہو؟ اسی اثنا میں مجھے باہر کے دروازے کی آواز سنائی دی۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ فیض نے جب دروازہ کھولا تو میں روتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا، یاسر نے مجھے برباد کر دیا۔ یہ سن کر یاسر بھی ایک کونے میں ڈر کر بیٹھ گیا۔ میں رونے لگی۔ فیض یہ سن کر دم بخود رہ گئے تھے۔ مجھے لے کر بیڈ پر بیٹھ کے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے سارا الزام یاسر پر لگا دیا۔ وہ اٹھ کر باہر گیا تو فیض بھی اس کے پیچھے چلے گئے۔ مجھے یہ توقع نہ تھی فیض اسے یوں مارنے لگ جائیں گے، اس لیے میں نے انہیں پکڑا اور کمرے میں لے آئی۔ میں نے کہا، آپ مجھے کسی کے ساتھ ایسے کمرے میں بند کریں گے تو یہی ہوگا نا؟ میں ابھی بھی بحفاظت ہوں کیونکہ آپ وقت پر پہنچ گئے تھے۔ کہنے لگے، صحن میں وہ جو برابر والا لڑکا تمہیں گندی نظر سے دیکھتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کہیں کسی کے ساتھ بھاگ نہ جاؤ۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں زارا، تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا، مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ آپ کو اگر ڈر ہے تو اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ ہر مرض کا علاج ہوتا ہے۔ جب آپ خود ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کو کسی پر شک نہیں ہوگا۔ چند ماہ کے علاج کے بعد فیض ٹھیک ہو چکے تھے۔ میں ان کے ساتھ خوش تھی۔ میں نے ایک کمزور لمحے میں خود کی حفاظت کی، شاید اسی لیے میرے رب نے مجھے میری ہر خوشی عطا کر دی تھی۔